तो हम लोग पिछले क्लास में फोटो केमिस्ट्री शुरू किए थे और फोटो केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे। वहाँ हमने न्यूमेरिकल भी कुछ कराया, उसके बाद उसके कुछ लॉ के एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और फोटो केमिस्ट्री के लॉ को आगे की तरफ हम लोग सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से नए नए लैम्बर्ट लॉ के बाद क्या क्या हम लोग को सीखना है। ठीक है, लैम्बर्ट लॉ, बेयर्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं पीछे की क्लास में। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पूरी आगे की जितनी भी वीडियो होगी वो मिलती जाएगी। बाकी पीछे वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर सारी प्लेलिस्ट में डाली गई है, आप एक एक करके सारा वीडियो देख ले सकते हैं। ठीक है, उसमें बाईजत जहाँ आपको नोट्स की ज़रूरत है वहाँ सारा नोट्स भी कराया गया है, तो आपको किसी भी तरह की कोई हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी आपको समझने में। बाकी अगर जहाँ दिक्कत होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको क्या करेंगे, ज़रूर हम हेल्प करेंगे और उस पर हम 5 मिनट 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें सबसे पहला लॉ हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। बस हम लोग करते हैं ग्रोथस लॉ, इसको हम लोग करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ग्रोथस लॉ क्या है, कहा कि जब कोई भी लाइट, आप एक काम करो पहले लिखो, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन द बॉडी, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन द बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड, कॉमा, अ पार्ट ऑफ इट इज transmitted, transmitted, and the rest of it's absorbed. It is only absorbed light, it is only the absorbed light which is in effective in bringing about the chemical reaction. कहा कि जब कोई भी लाइट जब है किसी भी स्पेक्ट्रम से पास करता है, मान लो कोई भी लाइट जब किसी बॉडी से पास करता है, ध्यान रखेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी से अगर यहाँ से लाइट जो है अगर निकल जाता है तो जाने के बाद इसमें 3 घटनाएं होगी। कौन कौन सी घटनाएं, कहा कि या तो लाइट जो होगी इसको आसानी से पार करके निकल जाएगी, पेंट्रेट कर जाएगी, इसको लोग कहते हैं ट्रांसमिट कर जाएगी, या तो लाइट जो होगी वह इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और या तो लाइट जो होगी वह जाकर यहां से लौट कर वापस आ जाएगी। तो इसमें 3 घटना होगी कि या तो लाइट जो होगी इसको पेंट्रेट कर ट्रांसमिट कर जाएगी, दूसरी या तो लाइट इस ऑब्जेक्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और या तो उसको क्या करेगा, पेंट्रेट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कहा कि ये जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की जो घटना होती है वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होता है, कि रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि ये लॉ जो है कंप्लीटली जो है, हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी चीज ये लॉ बाद में चलकर इफेक्टिव लागू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास में जो ये परिघटना जो होती है वो शून्य ही होती है। ठीक है, तो ये लॉ जो है आगे चलकर बहुत दिन तक ये लागू नहीं होगा। कह रहा है कि ये जब मान लिया कि हमेशा ये लॉ उसी समय सिर्फ लागू होगा जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद कलर देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन कलर नहीं देते हैं उसके लिए तो ये फिर लॉ जो होगा बेकार हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये लॉ सिर्फ वहीं पर ज़्यादा अप्लीकेबल होते हैं जहां पर रिएक्शन करने के बाद कलर देते हैं या केमिकल रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब जाकर वहां पर वो ये लॉ अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर यहीं पर वैसे रिएक्शन जिस पर ये प्रोसेस, या जरूरी नहीं होता है कि हर केमिकल रिएक्शन के बाद कम्प्लेक्स कलर ही दे दे, तब तो ये लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, नीचे लिखिए, दिस लॉ हाउएवर डज नॉट imply that the absorption light must always result into chemical reaction, must always reaction into
must always result in the chemical reaction. The absorbed light may be simply bring about phenomena such as fluorescence, phosphorence. Similarly, the absorbed light energy may be simply converted into a thermal energy, that is in the case of a potassium permanganate solution. In case of potassium permanganate solution, the light energy is absorbed strongly, but no chemical effect is produced. But no chemical reaction या chemical effect is produced. नीचे देखो, further in some case it is absorbed that light energy. Further in some case it is absorbed that light energy may not be absorbed by reacting substance directly, but may be absorbed by some other substance present along with the reacting substance. नीचे लिखो, the energy thus absorbed then pass into reacting substance. The energy thus absorbed is then passed on to the reacting substance, which then start reacting. This process is known as photosynthesization. Sensitization. देखो, photosynthesis of carbohydrate in plant. Photosynthesis of carbohydrate in plants where chlorophyll act as a photosensitizer. Photosensitizer is prominent example of photosensitization. क्या कहा, पूरी स्थिति समझो। कहा कि लाइट जो है अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस पे जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है या उसको ट्रांसमिट करता है। तो कहा कि जरूरी नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, लास्ट में एक लाइन लिख दी है इस्तिलाह में कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। अब इस पर लोग उंगली खड़ा कर दिए। सिर्फ इतना बोले होते कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या ट्रांसमिट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, इतना बोल के शांत हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोल दिया कि ये केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। कहा कि जरूरी है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे लाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो जरूरी क्या थोड़े है, या ये जरूरी थोड़े है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे अगर वो कलर प्रोड्यूस करते तो आप ही के प्रोसेस उसमें एब्जॉर्प्शन हो ही हो। क्या ये जरूरी थोड़े है कि जितने भी सब्सटेंस है उसी पर अटैक हो, मतलब जो ब्लैक बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसके उस पर ट्रांसमिट होने के बाद ही हो। ये भी तो हो सकता है कि जो सॉल्यूशन इसमें आ रहा है, जो रिएक्टेंट है जो सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है, हो सकता है वो भी जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, वो भी कलर चेंज कर सकता है। खुद सोचो। सबसे बढ़िया चीज होता है कि मान लो कहा कि ये सारी चीजें तो बात समझ में आए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है। अब पोटेशियम परमैंगनेट को आप देखोगे तो कहते हैं कि जब उसमें लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन करने के बाद उसमें कोई लाइट का कोई रोल नहीं होता है, उसमें तो कोई वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस भी कर भी देते हैं तो उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है।
लेकिन हम वहीं पर जब क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद उससे कलर में चेंजिंग आती है। तो ये इसी चीज को आगे उन्होंने क्या कहा, कहा कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्लोरोफिल को ले लो। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। तो कहा कि ये जरूरी नहीं होता है कि लाइट के ट्रांसमिशन होगा तो होने के दौरान जो होगा कोई भी सब्सटेंस, कभी भी कोई तथ्य नहीं है कि जो लाइट जो है एब्जॉर्ब होता है किसी सब्सटेंस पे तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जिस मटेरियल, अब जरा बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइट कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, अभी जो हमने प्लांट वाले एग्जांपल आपको बताते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो C6H12O6 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो CO2 और H2O बनाता है, ये ब्रेकडाउन होता है। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखें तो कहा कि ये CO2 जब H2O के साथ मिलता है तो C6H12O6 और 6O2 बनाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जरा बताओ, यहां पे रिएक्टेंट तो ये है, प्रोडक्ट हमारा ये है, तो कहा कि जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये था लॉ। कहा कि जो भी सब्सटेंस इस पर जाएगा या जब रेडिएशन होगा तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा हमको, तो इसमें से अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सब्सटेंस है वहीं से हमको मिलेगा। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो यहां पर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वह सनलाइट के प्रेजेंस में, ध्यान रखो यहां पर एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, ये एक मेडिएटर के रूप में काम कर रहा है। तो जब क्लोरोफिल पर उन्होंने कहा कि अगर लाइट आकर क्लोरोफिल पर अगर पड़ता तो क्लोरोफिल का कलर बदल जाता। अगर लाइट, उन्होंने कहा ना किसी सब्सटेंस पर जब पड़ता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इसमें कलरिंग की चेंजिंग आती है, जो उसमें परिवर्तन होता है, तो क्लोरोफिल में परिवर्तन होना चाहिए ना, क्लोरोफिल में रिएक्शन होना चाहिए ना। आ रही बात समझ में, रिएक्शन जो भी होना चाहिए वो क्लोरोफिल में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्लोरोफिल के अंदर होना चाहिए, पर क्लोरोफिल के रूप में तो अंदर तो होता नहीं है। ये क्या करता है, एक ये फोटो सेंसिटिव होता है, ये फोटो सेंसिटिव होता है मतलब कि लाइट को अपने पास खींचता है और अपने प्रेजेंस में क्या करता है, इस काम को करवाता है। इसे लोग कहते हैं हम लोग फोटो सेंसिटाइजर। आप तो आज के कोरोना चल रहा है ना, सेंसिटाइजर किसे कहते हैं, सैनिटाइजर किसे कहते हैं, आपको हाथ को डिसइंफेक्ट करने का यूज करते हैं, सैनिटाइज मतलब होता है उसको साफ करना। तो ये सफाई करने का काम, मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करता है। आई बात समझ में। अगर लाइट को, अगर गैथोस के लॉ के अनुसार कहते तो लाइट जो आकर इस पर क्लोरोफिल पर अटैक कर रही है तो क्लोरोफिल में जो होना चाहिए रिएक्शन होना चाहिए, पर ये काम क्लोरोफिल में नहीं होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। आई बात समझ में। ये रिएक्शन जो भी होता है, जो खाना बनाने का काम होता है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो क्लोरोफिल में कोई परिवर्तन नहीं है कि ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो होता है वो रेड कलर में हो जाता है, व्हाइट कलर में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कलर है उसी कलर में, ग्रीन कलर के कलर में ही लाइट को एब्जॉर्ब की जाती है और यहाँ पर खाना बनाने का काम होता है। इसीलिए इनकी नियम जो थी यहाँ पर फ्लॉप कर गए। आई बात समझ में। फिर इसके बाद एक नया नियम आया जो था अल्बर्ट आइंस्टीन का। हेडिंग डालो सेकंड, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस उसको लिखो, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ब्रैकेट में लिखो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। देखो, एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन, every atom or molecule that take part in a photochemical reaction absorb one quantum of the radiation, absorb one quantum of the radiation to which a substance is expressed। कहा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, अभी ये बात बड़ा अच्छा लगा, कहा कि हर पार्टिकल, जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास क्या होता है कि वह एक छोटे से एनर्जी के पैकेट को एब्जॉर्ब करता है। मैंने कहा ना, उन्होंने भी ये नहीं कहा होता कि केमिकल रिएक्शन करने के बाद होता है तो उनकी लॉ काफी दूर तक जाती है,
उन्होंने सब कुछ तो सही बोला, बदवा पे एक लाइन बोल कर सारा बिगाड़ लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल जो होती है वो जो किसी भी रिएक्शन में जाकर सबस्टांस पे जाकर टकराती है तो वहां पे क्या करता है, एक छोटा सा एनर्जी के पैकेट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब होते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल पर भी सनलाइट अगर देता है तो उसको एनर्जी मिलता है, क्वांटम एनर्जी मिलती है, तहाँ से वो रिएक्शन क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, मेडिएटर का काम क्या होता है, हमको एनर्जी मिलेगा तभी तो हम काम को कराएंगे। यही चीज इसमें सिस्टम के रूप में काम करता है। तो कहा कि प्रत्येक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी हमारे पास जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सबके पास क्या होता है कि एनर्जी को, एटम को क्या करता है, वो क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। नीचे लिखो, इफ द v इज द, या इसको क्या पढ़ते हो, न्यू पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब the energy at the frequency absorb radiation, mu is the frequency energy absorb radiation, comma देखो लिखो, then the energy absorbed by each reacting atom or molecules, each reacting atom or molecules is one quantum, one quantum। तो कहा कि जो एनर्जी होगा वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। ये तो आइंस्टाइन का एक क्वेश्चन है कि एनर्जी जितना होगा पार्टिकल्स की जो फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो ई इजिकल टू क्या, एच म्यू, ई इजिकल टू एच म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ई जो है एनर्जी है। ठीक है, अब कहा कि अगर मान लो हमारे पास जो पार्टिकल्स हमको मिला वह एनर्जी अगर एक मोल के लिए हो, नीचे लिखो, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ reacting molecules, the energy absorbed by 1 mole of, absorbed by 1 mole of the reacting molecules is given by, कितना होगा, तो E इज इक्वल टू एन एच म्यू। एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब जरा समझो, आपको भी पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, पढ़े हो ना, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। म्यू की वैल्यू यहां रखोगे तो ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन में लैम्डा। आई बात समझ में, एन और एच जो कांस्टेंट है तो ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन में लैम्डा। आई बात समझ में, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा का है वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो लिख लो, सी जो है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहां लैम्डा जो है वह वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। हो गया, तो नीचे लिखो, द एनर्जी passes by 1 mole of the photon, 1 mole of the photon, or energy absorbed by 1 mole of the reacting molecules, 1 mole of the reacting molecules is called 1 आइंस्टीन। इस टॉपिक को हम लग रहा है पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं। 1 आइंस्टीन, कोई नहीं, 1 आइंस्टीन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पिछले लेक्चर में जो है बता चुके हैं, क्योंकि उसमें हमको फर्स्ट लॉ जो था हम उसमें नहीं बताए थे, वो गलती से छूट गया था, इसलिए आज हमको फर्स्ट लॉ भी बताना पड़ गया। ठीक है, तो वहां पर हम डायरेक्ट रूप से आपको हम इस पे क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टीन का कितना, आपका आइंस्टीन का न्यूमेरिकल वैल्यू आप उसमें आप देखोगे तो उसमें हम लिखे हैं n इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मोल। ठीक है, इनवर्स, और h की वैल्यू 6.626 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और c की वैल्यू होता है वो 3 × 10⁻10 मीटर
पर सेकेंड। इसको तुम डाटा रखोगे तो आपको देखोगे कि सीजीएस पद्धति में जो है, सीजीएस सिस्टम में इसकी हम लोग वैल्यू निकाल कर लेकर आए हैं। E इजिकल टू 2.86 अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये जो है इसका किस यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में है। इस पर हम क्वेश्चन भी करा दिए, सीजीएस यूनिट में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू जो होता है सीजीएस यूनिट में क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्या होता है, कैलोरी पर मोल। फॉर्मूला क्या है, E इजिकल टू NHC अपॉन में लैम्डा। N की वैल्यू रखना, H की वैल्यू रखना, C की वैल्यू रखना। ठीक है, और उसके बाद निकालोगे तो ये इसकी डाटा आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो लिख लो इसको। अगर नहीं, अगर आप नए हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू रखना, यूनिट रखना है कैलोरी पर मोल। यूनिट पर विशेष ध्यान देना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं कराए होंगे तो कोई बात नहीं, कर लो। अगर करा दिए होंगे तो भी कोई बात नहीं, तो लिख लो। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ही है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे लिखो, इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन लैम्डा इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। बहुत गौर से समझना, यहां पर लैम्डा जो है वह सेंटीमीटर में है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। हाउएवर लैम्डा यूजुअली एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉन यूनिट। जनरली लैम्डा जो होता है वह एंगस्ट्रॉन यूनिट में होता है, एंगस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, तो आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से अगर E इजिकल टू क्या लिखोगे, 2.86 इंटू अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू किस में, अगर आपको डाटा सेंटीमीटर में निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻8 कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो डाटा ध्यान रखेंगे, अगर डाटा पर विशेष फोकस की जाती है कि हमारे पास डाटा किस वैल्यू में दी गई है। ठीक है, एक मिनट, नीचे जो होगा वो 10⁻⁻8 होगा। ये जब आगे आएगा तो E इजिकल टू 2.86 अपॉन लैम्डा इंटू 10⁸ कैलोरी पर मोल। क्यों क्यों, क्योंकि नीचे जो होगा वह -8 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां लैम्डा किस में है, लैम्डा जो है आर एंगस्ट्रॉन में है। लैम्डा किस में है, आर एंगस्ट्रॉन में। अगर लैम्डा का वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला लगाना, और लैम्डा की वैल्यू आर एंगस्ट्रॉन में है तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, आई बात समझ में? अगर तुमको ये बात पता है कि 10⁻³ कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी, पता है ना, 10⁻³ कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। तो अब इसी को अगर किलो कैलोरी में रखोगे तो यहाँ पर कैलोरी है, किलो कैलोरी करोगे तो 10⁻³ रखोगे तो E इजिकल टू 2.86 अपॉन में लैम्डा इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी लैम्डा जो है वह आर एंगस्ट्रॉन में है। आई बात समझ में? और अगर लैम्डा जो है, अगर लैम्डा जो है वह सेंटीमीटर में हो तो E इजिकल टू 2.86 अपॉन लैम्डा, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना, 10⁻⁻3, नीचे नीचे 10⁻³ होगा, ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल हर हाल में आना चाहिए। तो देखो, दिस इक्वेशन गिवन द एनर्जी, दिस इक्वेशन गिव्स द एनर्जी passes by 1 mole of photon. This energy gives the, this energy gives the, this equation gives the energy passed by 1 mole of photon. 1 mole of photon is called 1 Einstein, is called 1 Einstein. Thus the energy per Einstein
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, wavelength of the radiation. However, increase the wavelength with decrease the value of Einstein. ठीक है, वैल्यू ऑफ आइंस्टीन। नीचे लिखो, द यूनिट ऑफ एनर्जी used most frequently in photochemistry is electron volt। जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं। ठीक, आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब इसको जब आप अपना लिखोगे किलो कैलोरी पर मोल, आपको कुछ न्यूमेरिकल डाटा तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। नीचे लिखो, इट मे बी मेंटेनॉइड when a potential of 1 volt is applied to an electron, it require 1 electron volt of energy, one electron volt of energy, 1 electron volt of energy। हो गया, चलो नीचे लिखो, इन SI यूनिट। अब बेटा SI यूनिट में रखोगे n की वैल्यू 6.022 10 to the power 23 पर मोल, इसमें तो कोई यूनिट में परिवर्तन नहीं आया। पर CgSH का होता है 6.626 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और C जो होगा वो 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना कि वैल्यू रखना। ठीक है, तो यहां से रखोगे तो आएगा 0.1197 अपॉन में लैम्डा। ठीक है, जूल पर मोल में। आई बात समझ में, ध्यान रखेंगे, जूल पर मोल में। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा है, आपको पहले बता दें, यहाँ लैम्डा जो है वह मीटर में है। ठीक है, लैम्डा किस में है, मीटर में है। ठीक, या इसी को जब आप लिखोगे E = 0 कितना जूल पर मोल है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, E = 11.97 10 to the power -5 अपॉन लैम्डा किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो आप डाटा याद रखिएगा। ठीक है, इसी को हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है कि 0.197 × 10 to the power कितना -3 अपॉन लैम्डा। 2 डेसिमल और इधर घसका दोगे तो जीरो कितना हो जाएगा 11.97 10 to the power -5 लैम्डा। ध्यान रखेंगे, आप इसको जरूर याद रखिएगा, लैम्डा यहाँ पर किस में है, मीटर में है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। चलो अब इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन इज 72 किलो कैलोरी, if the value of an Einstein is 72 kilocalorie, calculate wavelength of the light। चलो बनाओ। क्वेश्चन क्या है कि E की वैल्यू जो है वह 72 किलो कैलोरी दिया गया। ठीक है, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। चलो बनाओ पहले अपने से, फिर उसके बाद हम बताते हैं। बनाओ, चलो बना लिए। अब हम बताते हैं कैसे। आप देखो यहाँ पे अब E = तुमको हमने फॉर्मूला बताया 2.86 × 10 to the power 5 अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी, पढ़े हो ना, पर मोल। ध्यान रखना
यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो E इजकल टू, चूंकि आपने कहोगे नहीं कि सर अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो E की वैल्यू है वो किलो कैलोरी में दिया हुआ है। आई बात समझ में ना। तो किलो कैलोरी जब हमारे पास दिया रहेगा तो उस बात पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, E की वैल्यू दिया गया है 72 इजिकल टू 2.86 इंटू 10⁵ लैम्डा क्या, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये डाटा किस में है, 72 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी दोनों तरफ से कट जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से जो हमारे पास डाटा निकल कर आएगा, तो आप जिसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा इजकल टू आता है 3972.2 आर एंगस्ट्रॉन, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ wavelength is equal to 4000 armangstrom, 4000 armangstrom वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और अपने से बनाओ, फिर उसके बाद हमारा आंसर मैच कराना, ठीक। तो E इक्वल टू क्या होगा, चूंकि डाटा आर्मेंगस्ट्रॉन में है, फॉर्मूला यही आ जाएगा 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन में कितना 4000, ये किस में आ गया, किलो कैलोरी पर मोल में, क्योंकि ये लैम्डा किस में होता है, आर्मेंगस्ट्रॉन में आता है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 71.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन एनर्जी, calculate the value of an Einstein of energy in electron volt of radiation of the frequency is 3 into 10⁻13 per second, 3 into 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये म्यू दिया गया है, 3 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। बेटा अपने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद हमारा आंसर मैच कराना। जब भी क्वेश्चन हम दें वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन निकलना, ठीक है। चलिए, तो म्यू इजकल टू दिया गया है, तो आपको लैम्डा इजकल टू होता है C अपॉन म्यू, पढ़े हो ना, लैम्डा इजकल टू C अपॉन म्यू, ठीक है। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है आपका 3 इंटू 10⁻13 मीटर, सॉरी सेकेंड इनवर्स। आई बात समझ में। यहां से काटोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, ये 8 जाएगा, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे कितना है 8 है। लेकिन जब ये डाटा हमारे पास जो कि मीटर में होता है, जब सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 3 से 3 गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बची क्या चीज, सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर। और इसी को जब आप चूंकि एंगस्ट्रॉन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लैम्डा जो आया 10⁻³ सेंटीमीटर। जब इससे आप एंगस्ट्रॉन में करोगे तो क्या करोगे, इससे क्योंकि एक ये लैम्डा किस में है, सेंटीमीटर में है, और आपको पता है कि एक आर्मेंगस्ट्रॉन 10⁻⁸ किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ज्यादा इसमें सेंटीमीटर, जब इसको आप रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो लैम्डा इजकल टू 10⁻³ सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो 10⁻⁸ से, तो डाटा किस में आ जाएगा, आर्मेंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो ये आया 1 सेंटीमीटर, तो अब जरा बताओ 10⁻⁸ सेंटीमीटर बराबर एक आर्मेंगस्ट्रॉन, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, यहाँ सेंटीमीटर निकालना हो तो एक आर्मेंगस्ट्रॉन अपॉन 10⁻⁸, तो इसमें डाटा किस में आएगा, आर्मेंगस्ट्रॉन में डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 10⁵ आर्मेंगस्ट्रॉन, ठीक है।
अब जो हमारे पास लेमडा निकल गया, अब क्या निकाल लोगे, ई इक्वल टू होता है 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन लेमडा किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2.86 इंटू 10⁵, लेमडा का वैल्यू रख दो, कितना आया है 10⁵, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 2.86 किलो कैलोरी पर, ठीक है, ये मोल हो गया। आई बात समझ में। अब हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू आ गया, ई की वैल्यू कितना निकाल लिए, 2.86 किलो कैलोरी पर मोल। मजेदार बात है कि हमारे डाटा जो चाहिए वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, नॉट किलो कैलोरी पर मोल। आई बात समझ में। तो हमने पढ़ा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना होता है, 23.06 किलो कैलोरी। कि वहां पर डाटा रखोगे तो क्या करोगे, तो यहां से 2.86 किलो कैलोरी पर मोल में आप 23.06 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो हमारा डाटा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू जो आ जाएगा वह 0.124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम आपको हर मेथड का, हर तरह के क्वेश्चन हम करा दिए। ठीक है, चलो इसको बना लो, इसको फटाक से बना लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2450 एंगस्ट्रॉन, 2450 एंगस्ट्रॉन, 2450 आर्मेंगस्ट्रॉन, कितना दिया गया है, 2450 आर्मेंगस्ट्रॉन। ठीक है, वेवलेंथ दे दिया गया लेमडा। लिखो, विल इट बी, it dislocate on a board of dislocate a bond in diatomic molecules which absorb this photon and has bond energy equal to 95 किलो कैलोरी पर मोल, 95 किलो कैलोरी पर मोल निकालिए। 95 किलो कैलोरी पर मोल, सॉल्व करिए। हो गया। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अगर हम यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो क्या होता है, एच म्यू यानी कि एच सी अपॉन में लेमडा। अब आपके पास बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, लेमडा की वैल्यू दी गई है, तो आप एक काम करो, एच की वैल्यू आपको पता होता है कि 6.026 10⁻⁻27, सी आपको स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2450 आर्मेंगस्ट्रॉन, कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये डाटा आ जाएगा आर्ग में, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, अब जो डाटा हमको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8.11 × 10⁻12 आर्ग। ठीक है, अब जैसे ही आर्ग में डाटा आया, अब इसको कन्वर्ट कर दो पहले कैलोरी में। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक आर्ग जो होता है वो 4.184 कैलोरी के बराबर होता है, इंटू 10⁻7 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, डाटा रखोगे तो कितना है, 8.11 इंटू 10⁻12 अपॉन में 4.184 इंटू 7 कितना, 10⁻7। ठीक है, ये डाटा आ जाएगा किसमें, कैलोरी में। सॉल्व करोगे तो 1.938 इंटू 10⁻19 कैलोरी आ गया। ठीक है, अब उसमें कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड डिसलोकेशन ऑफ वन बॉन्ड, तो कितना एनर्जी होगा, तो नेक्स्ट है एनर्जी
रिक्वायर्ड डिस लोकेशन ऑफ वन बॉन्ड। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना डिसलोकेशन होगा, तो कितना एनर्जी हमारे पास दिया गया है, तो 95, ये है आपका फैराडे कांस्टेंट 9500 एफ अपॉन जो हमारे पास होता है ई। ठीक है, तो ये फैराडे कांस्टेंट होता है 95,000 अपॉन में कितना, ये आपका 6.022 × 10⁻23 कैलोरी। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो यहां से आ जाएगा 1.578 × 10⁻19 कैलोरी। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, (1.57 × 10⁻19 कैलोरी। तो आप चाहो तो क्या करते हैं, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां पर भी आप करीब करीब डाटा जो है लगभग एक बराबर, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ वन फोटोन और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसलोकेशन ऑफ वन बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट अपॉन में एवोगाड्रो कांस्टेंट, यहां से कैलकुलेट करके डाटा हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो भाई बताओ, क्योंकि एक एनर्जी आप इस जानते हो, कभी कभी तुम इस डाटा को याद भी रखते हो, याद रख लेना कि इसकी वैल्यू जो होती है, अगर एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, इससे अगर ज्यादा होगा तब बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा, एक बॉन्ड को मतलब ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ता है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगा तब जाकर बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। तो इस जरा दौर से देखो, इसकी 1.93 × 10⁻⁻⁻ और 1.57, तो इसकी वैल्यू जो है क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा है तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो लिख लो नीचे, thus energy of photon is greater than the energy required to break the bond, माने इतनी एनर्जी जो होती है वह किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, कितना, फैराडे कांस्टेंट अपॉन में एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, F अपॉन n, एक बॉन्ड को एनर्जी तोड़ने के लिए फैराडे कांस्टेंट और एवोगाड्रो कांस्टेंट की एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखे, द एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, हेंस द बॉन्ड विल बी डिसोसिएट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लो जो घर से करना है, होमवर्क में लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन Einstein of energy, calculate the value of an Einstein of energy in electron volt for radiation of frequency is 3 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका आंसर है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा लिखो, व्हाट इज द एनर्जी इन किलो कैलोरी ऑफ 1 मोल, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इन किलो कैलोरी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन of wavelength 2573 आर्मेंगस्ट्रॉन। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई आंसर है इसका 111.15 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थर्ड नंबर, find the value of an Einstein of energy for the radiation of wavelength 4240 आर्मेंगस्ट्रॉन। इसका आंसर लिख लो 67.45 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो,
Calculate the energy of one photon of light wavelength. Calculate the energy of one photon. Calculate the energy of one photon of light wavelength. Light of wavelength 2450 armstrong. Will it be able to dissociate a bond? Will it be able to dissociate a bond in diatomic molecules? Diatomic molecules which absorb this photon and has bond energy equal to 95 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है 1.938 इंटू 10 टू द पावर -19 कैलोरी। और सेकेंड आंसर है कि बॉन्ड विल बी डिसोसिएटेड, बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन corresponding to radiation of wavelength. Calculate the value of Einstein corresponding to radiation of wavelength 6000 armstrong. आंसर लिख लो 47.66 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। हम उम्मीद है कि आप इस काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो वहाँ सीखेंगे हम लोग क्वांटम इफिशियंसी और क्वांटम यील्ड। अगला टॉपिक हमारा जो है वह क्वांटम इफिशियंसी एंड क्वांटम यील्ड है, ठीक है। हम जल्दी ही इस लेक्चर को आप अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमको, और क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करिएगा, और क्या कहते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।